देश का आम बजट आ चुका है। साल 2025-26 का आम बजट पेश कर दिया गया है। क्या निकला बजट के पिटारे से, चलिए जल्दी से आपको बताते हैं। 1 घंटे 17 मिनट लंबा भाषण वित्त मंत्री ने दिया, जिसमें उन्होंने 50,65,000 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया, जो पिछले साल के मुकाबले 7.4% ज्यादा है। इस बार के बजट में मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले रही, तो किसान, युवा, महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया। हेल्थ सेक्टर से लेकर टूरिज्म सेक्टर तक सबको कुछ ना कुछ दिया गया है। राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। बिहार के लिए तो सौगातों की बौछार है। कुल मिलाकर यह बजट सौगातों वाला बताया जा रहा है, जिसे अब बेहद आसान भाषा में जानने की कोशिश करते हैं, आपके सामने जल्दी से रखने की कोशिश करते हैं। मोदी 3.0 के पहले आम बजट में मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई। नौकरी पेशा लोगों को सबसे बड़ी राहत दी गई। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर सालाना कोई टैक्स नहीं होगा। साथ ही 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा, यानी 13.25 लाख रुपए पर अब आपको एक भी रुपया सरकार को नहीं देना है। 87A के तहत आपको ये छूट मिलेगी। In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो सबसे पहले नया टैक्स रिजीम क्या है जो 7 स्लैब में है वो समझिए, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको गवर्नमेंट 12 लाख तक छूट देने जा रही है। 4 लाख तक 0% टैक्स है, 4 से 8 लाख तक 5% का टैक्स है, 8 से 12 लाख तक 10% का टैक्स है, 12 से 16 लाख तक 15% का टैक्स है, 16 से 20 लाख तक 20% का टैक्स है, 20 से 24 लाख तक 25% का टैक्स है, और 24 लाख के ऊपर 30% का टैक्स है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं 4 से 8 लाख और 8 लाख से 12 लाख तक का टैक्स, 5% और 10% का टैक्स जो आप देख रहे हैं, इसको क्लियरली समझ लीजिए। इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलेगा 87A के तहत, यानी अगर आपकी इनकम यहां तक है तो ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे। लेकिन ये होगा न्यू टैक्स रिजिम में। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको इसका फायदा नहीं होगा। अगर आप नए टैक्स रिजिम में आते हैं, 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम है, तो आपको यहां तक कोई टैक्स नहीं देना है। फिर अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा है तो फिर सारे टैक्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी कि 4 लाख से 8 लाख तक 5% का टैक्स, 8 से 12 लाख तक 10% का टैक्स, फिर 12 से 16 तक 15% का टैक्स, और आपकी सैलरी जहां तक जाती है उसके बाद ये स्लैब ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल माना जाएगा और इसी हिसाब से आपसे टैक्स वसूला जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि अब हर स्लैब में अलग अलग टैक्स के प्रावधान है, तो 12,75,000 तक की इनकम न्यू रिजीम चुनने पर कैसे टैक्स फ्री है, इसको मैंने अभी आपको समझाया वॉल के जरिए, जिसमें आपने देखा कि जो आपकी पैसे आ रहे हैं 4 से 8 लाख तक, उस पर 5% का जो टैक्स है, और 8 से 12 लाख तक का जो 10% का टैक्स है वो जीरो हो जाएगा 87A के तहत। 87A के तहत दूसरे और तीसरे स्लैब का टैक्स सरकार माफ कर देगी। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन वाली राहत भी नौकरी पेशा लोगों को मिलेगी। हालांकि दूसरे किसी भी जरिए से अगर कमाई की है तो टैक्स में छूट की सीमा 12 लाख रुपए तक ही होगी। इसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। टैक्स पेयर्स को एक और बड़ी सहूलियत दी गई, जिसके तहत अब 4 साल का ITR एक साथ फाइल कर पाएंगे। इससे पहले यह लिमिट 2 साल के लिए थी। पुराने टैक्स स्लैब में क्या सिस्टम था, यह भी जल्दी से आपको बताते हैं। 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स, यह है पुराना सिस्टम जो आपके सामने है। इसके बाद 3 से 7 लाख तक 5%। वैसे 7 लाख तक सरकार यह कहती है कि कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। 7 से 10 लाख तक 10% का टैक्स, 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ज्यादा पर 30%, जो कि ये 30% वाला जो कैटेगरी है ये अब 24 लाख के पार चला गया है। यानी कि 24 लाख के पार अगर आपकी सैलरी है तो आपको 25%, और 30 लाख के पार है तो 30% का टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो हर ग्रुप के जो इनकम वाले लोग हैं उनको हर ग्रुप में थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ है।
12,75,000 की इनकम पर फायदा सिर्फ न्यू रिजीम चुनने वालों को ही होगा। जिन्होंने ओल्ड रिजीम चुनी है उन्हें फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन ओल्ड रिजीम चुनने वालों को एटीसी, मेडिकल इंश्योरेंस, एनपीएस और होम लोन पर इंटरेस्ट का लाभ मिल सकता है। लेकिन न्यू रिजीम पर आपको एटीसी, एटीडी, मेडिकल इंश्योरेंस, एनपीएस और होम लोन का फायदा नहीं मिलेगा। और अगर दोनों रिजीम को कंपेयर करें तो न्यू टैक्स रिजीम नौकरी पेशा लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद नजर आती है। लेकिन एक सलाह यह भी आपको देंगे, आज हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बातचीत की, बहुत सारे इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स को हमने आज पैनल पर बिठाया। उनका कहना था कि जब आप आईटीआर फाइल करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम पर कंपेयर जरूर करें और जहां आपको बेनिफिट लगे आप उसी ओर जाएं। लेकिन सरकार का जोर है कि टैक्स पेयर्स न्यू रिजीम की तरफ आएं, इसलिए न्यू रिजीम में 13.25 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान किया गया है। वैसे बुजुर्गों की बात की जाए तो बुजुर्गों को भी फायदा दिया गया है। एफडी पर मिलने वाले 1 लाख तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं लगेगा, यानी किसी डिपॉजिट से अगर उन्हें 1 लाख रुपए का ब्याज मिल रहा हो तो टीडीएस नहीं देना होगा। इसका फायदा 10 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को होगा। इसके अलावा नेशनल सेविंग स्कीम खाते से 29 अगस्त 2024 के बाद निकाली गई रकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा, यह भी एक फायदा हुआ। लेकिन अब सवाल यह कि सरकार ने बजट तो पेश किया, आम लोगों ने क्या कहा, देश की जनता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। इस गवर्नमेंट ने अगर ये काम कर दिया है तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये 15 लाख होता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि जितना टैक्स हम पे कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई क्लीननेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ये सैलरी क्लास है जो टैक्स पे कर रही है। मैंने मैक्सिमम चीज़ें देखी जो कैश में चल रहा है वो कहीं पे टैक्सेबल नहीं हो पा रहा है। सो आई थिंक उस ग्रुप को भी इसमें टैक्स में लाना चाहिए सो दैट वो पैसा यूटिलाइज हो सके। हाँ चलो कुछ बेटर हुआ है, बट और अब जो थोड़े और हाई इनकम वाले हैं, हाई सैलरी वाले हैं, उनके लिए भी थोड़ा और नेक्स्ट उसमें और स्लैब थोड़ा वो होना चाहिए। एक्चुअली हम थोड़े से हाई इनकम में, और मेन तो क्या सैलरी क्लास ही सारे टैक्स पे करते हैं, तो इसलिए और थोड़ी इम्प्रूवमेंट और होनी। चलो ये भी कुछ बेटर है, अगर इतना भी किया है तो गुड। जो यंगस्टर हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनकी सैलरी अराउंड इसमें होती है, तो उनके लिए चलो काफ़ी बेटर है। नई टैक्स व्यवस्था का फायदा करीब 8,75,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। 2024-25 में 8 करोड़ 75 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, जो इस साल कुछ लाख का इजाफा ला सकता है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। आम बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने वित्त मंत्री की तारीफ की और कहा कि यह बजट सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाला है। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। हर साल जब बजट की घोषणा होती है तो लोग पूछते हैं, भाई अब क्या सस्ता हो गया, कौन सी चीजें सस्ती मिलेंगी, कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो इस बार की बजट में क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है, किस चीज के दाम बढ़ने वाले हैं, किस चीज पर घटने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। सोने चांदी की बात की जाए तो कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में सोने चांदी के भाव पर इस बजट का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बजट में क्या चीजें सस्ती हुई हैं इसके बारे में जान लीजिए। दवाइयां सस्ती हुई हैं, 36 दवाइयों की कैटेगरी बनाई गई है। इसमें से वो दवाइयां जो कैंसर रोधी दवाइयां हैं वो सस्ती की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ती की गई हैं, इलेक्ट्रिक कारें सस्ती की गई हैं, एलसीडी एलईडी टीवी सस्ते होंगे, मोबाइल फोन, फिश पेस्ट सस्ते होंगे, लेदर गुड्स, फुटवेयर, फर्नीचर, हैंडबैग, शिप मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल्स सस्ते किए गए हैं। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 36 लाइफ सेविंग दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने से क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी। इससे उन परिवारों को फायदा होगा जो फाइनेंशियली कमजोर हैं,
जो कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों से लड़ने में फाइनेंशियली सक्षम नहीं है। ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट्स की इंपोर्ट ड्यूटी घटने से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। एलईडी टीवी और दूसरे उपकरण अफोर्डेबल बनेंगे। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की पोजीशन मजबूत होगी। कोशिश चाइना को टक्कर देने की है। बैटरी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार ने 35 एडिशनल गुड्स से कस्टम ड्यूटी घटाई है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे और 2030 तक भारत में ऑटोमोबाइल सेल्स में 30% ईवी पेनिट्रेशन के गोल को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार ने वेट ब्लू लेदर पर कस्टम ड्यूटी इसलिए हटाई है क्योंकि इससे डोमेस्टिक प्रोसेसिंग के लिए इंपोर्ट आसान हो जाएगा। वेट ब्लू लेदर का इस्तेमाल जूते, बैग जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। मरीन इंडस्ट्री में ग्रोथ जारी रखने के लिए सरकार ने शिप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल पर जीरो कस्टम ड्यूटी को अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी कंपोनेंट और पार्ट्स पर भी ड्यूटी जीरो कर दी गई है। अब आपको बताते हैं महंगी क्या चीजें हुई हैं। सस्ती की बात तो हमने कर ली, फायदे के हिसाब से सस्ती चीजों पर हम पहले बात करते हैं। अब जानिए कि नुकसान कहां हो सकता है, महंगा क्या हो रहा है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है वो महंगा होगा, टीवी डिस्प्ले महंगा होगा, इससे टीवी और बाकी चीजों की कीमतों पर असर हो सकता है। फैब्रिक जो है वो कॉस्टली हो सकता है, ये कहा जा रहा है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी, इंटरैक्टिव मतलब जिस टीवी में टच पैनल का इस्तेमाल होता है वो कॉस्टली हो सकता है, जबकि नॉर्मल टीवी एलसीडी एलईडी जो होती है उस पर सस्ता होने की बात कही गई है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 20% कर दी है, इसलिए अब ये थोड़ा महंगा हो जाएगा। इससे स्मार्ट व्हाइट बोर्ड महंगा हो जाएगा। जो स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चलते हैं, दफ्तरों में जो प्रेजेंटेशन का काम डैशबोर्ड के हिसाब से चलता है वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि इन दिनों स्मार्ट व्हाइट बोर्ड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ा है और इंटरैक्टिव टीवी का भी बहुत चलन बढ़ा है, जिसमें लोग अपने हिसाब से उसको ऑपरेट करते हैं टच करके। निर्मला सीतारमण ने अपने 8वें बजट में तो सबको कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा राज्य सरकारों को हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कुबेर का खजाना राज्यों के लिए खोल दिया हो। सरकार ने, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 2025-26 में 14,22,444 करोड़ रुपए देने जा रही है। यह राशि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में है। इस मद में भारत सरकार राज्यों को पिछले साल की तुलना में 1,37,459 करोड़ रुपए ज्यादा देने जा रही है। तो राज्यों से भी रिएक्शन आया। सबसे बड़े राज्य की बात करें जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत की जीवंत झांकी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। सीएम योगी ने कहा कि वंचित को वरीयता, अंत्योदय को प्रमुखता देते हुए और देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प पथ पर तेज गति से चलने वाले इस बजट के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार और केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद। सीएम ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ज्ञान का बजट बताकर केवल 4 अक्षरों में इसे परिभाषित कर दिया। जी मतलब गरीब, वाई मतलब युवा, ए मतलब अन्नदाता यानी किसान और एन का अर्थ होता है नारी शक्ति। और नारी शक्ति को सशक्त करने से ही देश आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा। बात बिहार की करें तो बिहार के लिए भी बहुत ज्यादा इस बजट में जो योजनाएं हैं उसकी चर्चा हुई। बजट में सड़क से लेकर हवाई मार्ग तक को विस्तार देने का संकल्प है। किसान, महिला और छात्रों की झोली भरने की कोशिश है। मिथिलांचल प्राथमिकता में है। बिहार और बिहारियत को बजट में बहुत कुछ मिला है और इसकी झलक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मधुबनी प्रिंटिंग वाली साड़ी में भी दिखाई दी थी। बजट में बिहार पर ज्यादा फोकस। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में ऐसे चुनाव भी हैं और इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बजट भाषण में जितनी चर्चा बिहार की हुई उतनी किसी दूसरे राज्य की नहीं हुई। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जैसे ही प्रवेश हुआ, उनकी वेशभूषा ने संकेत कर दिया कि इस बार के बजट में बिहार के लिए खास दिन रहने वाला है। हुआ भी ऐसा ही। निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन एवं विपणन की स्थिति में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान कर दिया। इसके जरिए मखाना कारोबार से जुड़े लोगों को किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के रूप में संगठित किया जाएगा। इससे मखाना की खेती से जुड़े किसानों और श्रमिकों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही प्रोसेसिंग कंपनियों को भी काम और दाम का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संकल्प को संबल मिलेगा, जिसमें उन्होंने प्रत्येक भारतीय की थाली में कम से कम एक व्यंजन पहुंचाने का संकल्प सालों पहले लिया था। दूसरा ऐलान बिहार को लेकर कोसी नहर परियोजना के उद्धार के लिए हुई। केंद्र ने इस योजना को लेकर वित्तीय मदद का वायदा किया है। इस परियोजना के विस्तार और आधुनिकीकरण के बाद मिथिला के 50,000 हेक्टेयर से
ज्यादा भूमि को खेती के लिए पानी मिल सकेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बिहार के लिए एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। यह एयरपोर्ट भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगा। पटना एयरपोर्ट और बिहटा के ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट के अलावा यह तीसरा एयरपोर्ट होगा। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पटना और बिहटा एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने में इसमें मदद भी मिलेगी। बजट से बिहार के सीएम नीतीश कुमार गदगद नजर आए। उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। नीतीश कुमार ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे सकारात्मक और स्वागत योग्य बताया। उन्होंने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। इस संबंध में बिहार सरकार के कार्यालय की तरफ से बयान जारी किया गया। उन्होंने मखाना बोर्ड की स्थापना से लेकर बिहार में आईआईटीज के विस्तार तक का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। बजट पर बिहार के नेता ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अपोजिशन का काम ही है, मत जाइए चुनाव लड़ने बिहार में। कहाँ के लिए जाइएगा बिहार में चुनाव लड़ने? तो बिहार में का तो सब हो गया खत्म। बिहार भी इस राज्य का, इस देश का हिस्सा है ना। तो बिहार इस देश का हिस्सा है, तो बिहार को इस देश का हिस्सा है, तो बिहार को अगर मिला तो इसमें क्या चिल्पा मचाने की जरूरत है। बिहार में आईआईटी का विस्तार की घोषणा हुई है, हवाई अड्डे, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की बात हुई है, फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग सेंटर और उसके प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हुई है। तो इससे किसानों को लाभ होगा। बिहार में भी किसान रहते हैं। बिहार में किसानों को अगर लाभ होगा, बिहार के नौजवानों को अगर लाभ होगा, तो इसमें इनको अगर आपत्ति है तो ये कहें कि हमको भारी आपत्ति है। बिहार के किसानों को क्यों लाभ दिया जा रहा है, बिहार के नौजवानों को क्यों लाभ दिया जा रहा है, ये बोले। लेकिन विपक्ष का रिएक्शन भी आया। विपक्ष ने अपने हिसाब से इस बजट को निराशाजनक बताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, यह बजट बुलेट इंजरी पर बैंडेड लगाने के जैसा है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की जरूरत थी, लेकिन यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया है।